तो बच्चों कैसे हैं सब लोग। तो इस क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ शॉर्ट कैपेसिटी कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी क्या होती है, बने हुए मोल्डेड प्रोडक्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इंजेक्शन मोल्ड की शॉर्ट कैपेसिटी कैसे निर्धारित की जाती है, शॉर्ट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट कैपेसिटी में मशीन की एफिशिएंसी कंसीडर करनी चाहिए या नहीं, या मशीन की एफिशिएंसी का क्या प्रभाव पड़ता है, इंजेक्शन के समय कोई अगर लीकेज है या चेक रिंग में लीकेज है या मटेरियल कंप्रेशन हो रहा है तो शॉर्ट कैपेसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे डिसाइड कर सकते हैं, शॉर्ट कैपेसिटी और शॉर्ट में क्या डिफरेंस है, या शॉर्ट और शॉर्ट कैपेसिटी क्या एक ही चीज़ है, या फिर शॉर्ट कैपेसिटी का निर्धारण करते समय स्क्रू की डायमीटर ही क्यों कंसीडर करते हैं, बैरल की इनसाइड डायमीटर कंसीडर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम शिफ्ट किया जाता है वो बैरल का इनसाइड वाला होता है, या फिर किसी मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी देते समय उसमें ग्राम ऑफ पॉलीस्टाइरीन क्यों लिखा जाता है, मतलब कि इक्विवेलेंट पॉलीस्टाइरीन रेफरेंस क्यों लिया जाता है। तो सब कुछ हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ 3D विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे जिससे कि आपको शॉर्ट कैपेसिटी क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शॉर्ट कैपेसिटी समझने में प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि सर शॉर्ट कैपेसिटी को एक्सप्लेन कीजिए। तो आइए चलते हैं हम शॉर्ट कैपेसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। देखिए शॉर्ट कैपेसिटी क्या होती है। तो किसी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के स्क्रू द्वारा वह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक जो कि एक ही सिंगल स्ट्रोक में क्लोज्ड मोल्ड की कैविटी के अंदर इंजेक्ट की जा सके उस मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी कहलाती है। मतलब कि समझे, मतलब कि किसी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में स्क्रू के द्वारा सिंगल स्ट्रोक में मैक्सिमम जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मोल्टेन पॉलीमर जो कि सिंगल स्ट्रोक में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के क्लोज्ड मोल्ड के अंदर इंजेक्ट की जा सके वह इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी कहलाती है। मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इंजेक्टेड इन वन स्ट्रोक इन क्लोज्ड मोल्ड। ओके, तो अब ये तो मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई, चलिए हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो क्लियर कैसे करते हैं, आइए मान लीजिए ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, ये स्क्रू आपको दिख रहा है, ये अलग से मैंने दिखाने की कोशिश की है। मान लीजिए बैरल का ही पार्ट है, तो स्क्रू मैक्सिमम जो लॉक पोजीशन में वहाँ तक जा चुका है, इससे ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक या मोल्टेन पॉलीमर आ चुका होता है, मतलब कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉलीमर है। अब जब स्क्रू सिंगल फॉरवर्ड स्ट्रोक में आगे बढ़ेगा तो ये सारा मोल्टेन प्लास्टिक क्लोज्ड मोल्ड के अंदर इंजेक्ट कर देगा। तो यही इसकी शॉर्ट कैपेसिटी कहलाती है। मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मोल्टेन पॉलीमर कैन बी इंजेक्टेड इनटू ए क्लोज्ड मोल्ड इन ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ एन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इज नोन एज शॉर्ट कैपेसिटी। मैक्सिमम मोल्टेन पॉलीमर की वह मैक्सिमम अमाउंट जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के स्क्रू के एक स्ट्रोक द्वारा क्लोज्ड मोल्ड के अंदर इंजेक्ट की जा सके शॉर्ट कैपेसिटी कहलाती है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो जब स्क्रू का फॉरवर्ड मोशन होता है और एक ही स्ट्रोक में जो मैक्सिमम अमाउंट मोल्टेन पॉलीमर क्लोज्ड मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है उसको वन शॉट कहते हैं, वो वॉल्यूम होता है वन शॉट। और अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस देखिएगा, बहुत से लोग सोचते हैं जो मैंने वन शॉट बोला वही वॉल्यूम कैपेसिटी होती है, ऐसा नहीं होता है। ये मैं आपको क्लियर करूँगा। वन शॉट और वॉल्यूम कैपेसिटी में डिफरेंस होता है। वॉल्यूम कैपेसिटी मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मोल्टेन प्लास्टिक इंजेक्टेड इन वन स्ट्रोक या वन शॉट। और वन शॉट क्या होता है, वन शॉट आपका कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है बनने वाले प्रोडक्ट के वेट पर। तो ये मत सोचिएगा कि वन शॉट का मतलब होता है जितना वन शॉट में मोल्टेन पॉलीमर मोल्ड के अंदर गया वही उस मोल्ड की इंजेक्शन कैपेसिटी होती है, ऐसा नहीं होता है। इंजेक्शन मोल्ड की कैपेसिटी और शॉट साइज अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन क्लियर या अच्छा करने के लिए थोड़ा सा एक वीडियो की तरफ ले चलता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा कैपेसिटी या स्ट्रोक के बारे में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि
स्ट्रोक और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है और कैसे इसका फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है। तो चलिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पर मैं आपको सिंगल शॉट और वन फॉरवर्ड स्ट्रोक बताने की कोशिश करूँगा। तो इस समय की कंडीशन क्या है, ये मोल्ड है, ये क्लोज्ड कंडीशन में है। स्क्रू बैकवर्ड जितना पीछे जा सकता था उतना जा चुका है। अगर हम बोलेंगे कि मैक्सिमम स्ट्रोक लेंथ तक पीछे जा चुका है, तब यहाँ पर जितना मोल्टेन पॉलीमर आएगा यही इसकी इंजेक्शन कैपेसिटी कहलाएगी और यही इसका क्या कहलाएगा, सिंगल या वन शॉट। तो ये वन शॉट मटेरियल है। देखिए अब होगा क्या, इसको हम प्ले करते हैं। तो होगा क्या, जैसे ही स्क्रू आगे बढ़ना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जितना भी मोल्टेन मटेरियल है वन स्ट्रोक के द्वारा इस क्लोज्ड मोल्ड के अंदर चला जाएगा। देखिए स्क्रू के फॉरवर्ड स्ट्रोक से सारा मोल्टेन प्लास्टिक इस क्लोज्ड मोल्ड के अंदर चला गया। तो ये हो गया वन शॉट, मतलब कि सिंगल शॉट में सारा मटेरियल क्लोज्ड मोल्ड के अंदर चला गया। अब ध्यान रखिए कैपेसिटी और शॉट में डिफरेंस होता है, मैं आपको और क्लियर करूंगा अभी। अब होगा क्या, जैसे अंदर जाएगा यहाँ पर कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी और कूलिंग स्टार्ट होने के बाद मोल्टेन प्लास्टिक जो भरा हुआ था वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई होने के बाद मोल्ड ओपन होगा। अब मोल्ड ओपन होने के बाद क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो इजेक्ट होगा, बाहर आ जाएगा। अब उसी बीच में क्या होगा, तब तक स्क्रू भी बैकवर्ड जाकर अगले शॉट के लिए रेडी हो चुका होगा। ये देखिए मोल्टेन पॉलीमर भर चुका है या भर रहा है। अब देखिए वन शॉट में मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना मटेरियल था वो यहाँ पर आ चुका है ना। अब वन शॉट का मटेरियल यहाँ पर आ चुका है। तो अगर वाई वेट हम बात करते हैं, ये वाई वॉल्यूम बात थी, अगर वेट में बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जो इसका टोटल वेट है इस मोल्टेन पॉलीमर के वेट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि रनर हो गया, स्क्रू हो गया, या गेट हो गया, या प्रोडक्ट हो गया। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन सब का वेट मिलाकर इसके वेट के बराबर होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट मोल्ड ओपन होगा और ये प्रोडक्ट बाहर रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मोल्ड क्लोज होगा और दोबारा रेडी हो चुका है अगेन इंजेक्शन के लिए। फिर ये एक शॉट, दूसरा शॉट हुआ जिसमें सारा मटेरियल अंदर चला गया। तो ये मैंने आपको शॉट बताने की कोशिश की है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के स्क्रू के सिंगल फॉरवर्ड मोशन के द्वारा जितना मटेरियल इंजेक्ट किया जाता है वही एक शॉट कहलाता है। देखिए ये सिंगल शॉट था, जो मटेरियल अंदर चला गया है, तो ये सारा मटेरियल अंदर चला गया। ये आपका एक फॉरवर्ड स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, मतलब कि सिंगल शॉट हो चुका है। ये साइकिल लगातार चलती रहती है। चलिए तो ये आपको समझ में आया। ये देखिए अगले शॉट के लिए फिर रेडी हो गया है और प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। तो यही साइकिल चलती रहती है, अगले शॉट के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर। हम आपको बताएंगे कि कैपेसिटी और स्ट्रोक में क्या डिफरेंस होता है शॉट में। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ मच प्लास्टिक द मशीन कैन इंजेक्ट इन वन शॉट। तो मैंने वन शॉट तो आपको बता दिया, लेकिन जो वन शॉट होता है वो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितने वेट का आपको प्रोडक्ट बनाना है। मान लीजिए 10 kg का आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या 20 kg का सिंगल शॉट उसमें देंगे, या सिंगल शॉट की जब उतनी ज़रूरत नहीं है तो इसमें, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ मच प्लास्टिक द मशीन कैन इंजेक्ट इन वन शॉट। तो ध्यान रखिएगा शॉट कैपेसिटी और शॉट में डिफरेंस होता है। शॉट कैपेसिटी मशीन की स्पेसिफाई होती है कि भाई इस मशीन की इतनी शॉट कैपेसिटी है। उसका मतलब ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम इतने वेट का प्रोडक्ट ये बना सकता है, इस मशीन के द्वारा बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी मशीन की शॉट कैपेसिटी 100 kg है तो उससे 30 kg से लेकर 80 kg तक का प्रोडक्ट आसानी से बनाया जा सकता है। अब यही बात करेंगे हम शॉट के लिए। तो अगर 30 kg का प्रोडक्ट हमको बनाना है तो शॉट क्या रहेगा, उसका 30 kg रहेगा, जो कि आगे मटेरियल भरा हुआ है। और अगर 50 kg का बनाना है तो शॉट 50 kg के अकॉर्डिंग रहेगा, और 60 kg के अनुसार बनाना है तो शॉट 60 kg के अनुसार रहेगा। मतलब कि शॉट कैपेसिटी और शॉट में डिफरेंस होता है। शॉट कैपेसिटी फिक्स होती है मशीन की और शॉट डिपेंड करता है बनने वाले प्रोडक्ट के वेट पर। तो हम ये देखिए, जैसे कि ये बोतल है या फिर ये सीरिंज मान लीजिए, इस सीरिंज की कैपेसिटी है, मान लीजिए कि मैं कहता हूँ 10 ml इस सीरिंज की कैपेसिटी है। लेकिन अब हमको कितने ml बॉडी में इंजेक्ट करना है वो शॉट होता है। मान लीजिए 5 ml करना है तो इसका शॉट है 5 ml।
कैपेसिटी है 10 ml, शॉट है 5 ml, तो ये डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई बोल रहा है कि एक मशीन के द्वारा एक शॉट में गया हुआ मटेरियल उस मशीन की शॉट कैपेसिटी होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सिंगल शॉट में नहीं, डिफरेंस होता है। किसी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के सिंगल स्ट्रोक में मैक्सिमम मोल्टेन पॉलीमर, सिंगल स्ट्रोक में मैक्सिमम मोल्टेन पॉलीमर जब क्लोज्ड मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है तो वही उसकी शॉर्ट कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लिक्विड तो है नहीं, हमने शॉर्ट लिया है 5 ml का, तो ये मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम कब होगा? जब हम 10 ml का लेंगे। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी है कितनी? 10 ml और शॉर्ट है 5 ml। देखिए बॉटल की कैपेसिटी है 1 लीटर, लेकिन शॉर्ट है 600 ml, तो ये डिफरेंस होता है शॉर्ट कैपेसिटी और शॉर्ट में। चलिए, यहाँ पर एक चार्ट है, ये भी आपको शॉर्ट कैपेसिटी और शॉर्ट में डिफरेंस बता रहा है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शॉर्ट को ही शॉर्ट कैपेसिटी मान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन क्या है। देखिए डेफिनेशन जैसा कि मैंने बताया था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मोल्टेन प्लास्टिक द मशीन कैन इंजेक्ट इन 1 साइकिल या सिंगल शॉट, मतलब कि एक शॉट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मोल्टेन प्लास्टिक, ठीक है, जो कि मशीन में फिक्स होता है। यहाँ क्या है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक यूज्ड फॉर पर्टिकुलर मोल्डिंग साइकिल डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स, कि भाई हमको प्रोडक्ट्स कितने वेट का बनाना है, तो उस वेट पर डिपेंड करेगा शॉर्ट साइज। ओके, तो कैपेसिटी अलग हो गई और शॉर्ट साइज अलग हो गया। अब क्या है? मशीन डिज़ाइन। कैपेसिटी किस पर डिज़ाइन करती है? स्क्रू डायमीटर, बैरल साइज या फिर स्क्रू के स्ट्रोक पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब शॉर्ट साइज किस पे डिपेंड करता है? देखिए, अगर हम डायमीटर कम या ज़्यादा करेंगे तो शॉर्ट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर स्ट्रोक कम ज़्यादा करेंगे तो भी शॉर्ट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। शॉर्ट कैपेसिटी फिक्स होती है मशीन की, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मशीन उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाती है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये किस पे डिपेंड करता है? शॉर्ट साइज, जैसा कि बताया था, प्रोडक्ट के वेट पर। और वेट में क्या चीज़ होती है? रनर का वेट होता है, स्क्रू का वेट होता है और बनने वाले प्रोडक्ट का वेट होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और ये क्या है? ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है? ये होता है फिक्स्ड मशीन स्पेसिफिकेशन। ओह, जैसा कि मैंने बताया था, ये फिक्स होता है शॉर्ट कैपेसिटी, और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। स्ट्रोक कम वेट का बनाना है या ज़्यादा वेट का बनाना है तो हम स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। इसका यूनिट सेम होता है, ग्राम सीसी और रोज, यहाँ भी ग्राम सीसी और रोज होता है। ये मशीन जो बनाता है मैन्युफैक्चरर, उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, और ये जो प्रोडक्ट बनाता है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि भाई कितने केजी का हमें प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये मशीन की कैपेबिलिटी बताता है और ये एक्चुअल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बताता है। तो ये था, मैंने आपको कंपैरिजन टेबल बताई, शॉर्ट कैपेसिटी और शॉर्ट साइज। अब आ जाते हैं हम, शॉर्ट वेट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें क्या होता है? देखिए, उसमें होता है, ये क्या है? मान लीजिए प्रोडक्ट बनना है सर्कुलर, तो ये भी प्रोडक्ट है सर्कुलर, ये भी प्रोडक्ट है सर्कुलर, ये भी सर्कुलर प्रोडक्ट है। उसके साथ क्या अटैच है? उसके साथ गेट अटैच है, और क्या अटैच है? रनर अटैच है, और क्या अटैच है? स्क्रू अटैच है, और क्या अटैच है? कोल्ड स्लग वेल अटैच्ड है। तो इतनी सारी चीज़ अटैच्ड है, लेकिन है तो ये सॉलिड पॉलीमर, और सॉलिड पॉलीमर आया कहाँ से है? जब सिंगल स्ट्रोक में मोल्टेन पॉलीमर क्लोज्ड मोल्ड के अंदर गया था। तो जितना मोल्टेन पॉलीमर अंदर गया उसका ये सॉलिड प्रोडक्ट बाहर आ गया। तो इन सारी जो वैल्यू मैंने आपको बताई, इनको ऐड करने के बाद जो टोटल वेट होता है वही शॉर्ट वेट कहलाता है। मतलब कि प्रोडक्ट का वेट, रनर का वेट, स्क्रू का वेट, कोल्ड स्लज का वेट और कुशन का वेट। अब कुशन एक नया पढ़ा है, कुशन ये क्या है? ये भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे। तो इन सब का वेट जब मिलाया जाता है तो टोटल वेट जो होता है, पार्ट वेट, रनर वेट, स्क्रू वेट, वो मिलाकर होता है शॉर्ट वेट। तो आपको शॉर्ट वेट क्लियर हो गया। जितना मोल्टेन पॉलीमर से सॉलिड प्रोडक्ट बना वो प्लस कुशन। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट, जब मोल्टेन पॉलीमर को किसी क्लोज्ड मोल्ड में इंजेक्ट किया गया है और जो प्रोडक्ट बाहर आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पार्ट है प्रोडक्ट, रनर, गेट, स्क्रू और कोल्ड स्लग वेल और कुशन भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोडक्ट का वेट कितना हुआ? मान लीजिए 80 ग्राम है, रनर 15 ग्राम, स्क्रू 5 ग्राम और कुशन 5 ग्राम। कुशन बार बार आ रहा है, अभी समझाएंगे इसको। तो इसका टोटल वेट कितना होगा? ये सबको ऐड कर देंगे तो टोटल शॉर्ट इतना हो गया 105 ग्राम। समझ में आया आपको? सब कुछ मिला के 105 ग्राम हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये कुशन क्या है? कुशन
तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन क्या होता है, जब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में मोल्टेन पॉलीमर को क्लोज्ड मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है, मतलब कि जब स्क्रू फॉरवर्ड मोशन स्टार्ट करता है तो जहाँ पर स्क्रू का फॉरवर्ड मोशन कंप्लीट होता है उसके बाद कुछ जगह रह जाती है जहाँ पर मोल्टेन पॉलीमर बचा हुआ रहता है नोजल से पहले और स्क्रू के फॉरवर्ड मोशन के एंड पॉइंट के बाद, तो उतनी जगह में बचा हुआ मोल्टेन पॉलीमर ही कुशन कहलाता है। मतलब कि देखिए छोटे से इस फिगर में आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर स्क्रू का फॉरवर्ड मोशन आपको दिखाया जा रहा है, स्क्रू फॉरवर्ड हुआ, ये लास्ट पॉइंट पर गया और लास्ट पॉइंट पर जाने के बाद ये जो मटेरियल दिख रहा है यही क्वेश्चन है। तो ये जो लास्ट पॉइंट पर जो मटेरियल दिख रहा है, देखिए स्क्रू ने फॉरवर्ड मोशन स्टार्ट किया, लास्ट में जाकर स्क्रू रुक गया और नोजल से पहले ये जो स्पेस बना हुआ है, ये स्पेस, ये देखिए ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है रेड कलर के अंदर, ये तो यहाँ पर ये जो मटेरियल बचा हुआ है, ये वाला मटेरियल, ये क्वेश्चन कहलाता है, ये मटेरियल रिमेनिंग मटेरियल क्वेश्चन कहलाता है। देखिए हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं फिर। ये देखिए स्क्रू का फॉरवर्ड मोशन, देखिए स्क्रू बैक गया, फॉरवर्ड जा रहा है जा रहा है जा रहा है और ये रेड जो लाइन दिख रही है आपको बची हुई, यही क्वेश्चन कहलाता है। देखिए मान लीजिए कि स्क्रू यहाँ तक गया, ये लास्ट पॉइंट पर यहाँ पर रुक गया, इससे आगे नहीं जा सकता, मैक्सिमम फॉरवर्ड पोजीशन है, तो नोजल से पहले जितना मटेरियल बच गया यही क्वेश्चन कहलाता है, मेल्ट क्वेश्चन कहलाता है। तो शॉर्ट साइज में या वेट में इसको भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि स्क्रू का फॉरवर्ड मोशन हुआ, इतना मटेरियल बच गया, तो ये क्वेश्चन कहलाएगा जो कि शॉर्ट वेट में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद सारा मटेरियल आगे जाकर स्क्रू रनर कैविटी में चला गया है तो वो भी ऐड किया जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को ऐड किया जाता है। ये क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोल्टेन प्लास्टिक इंटेंशनली लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ स्क्रू आफ्टर इंजेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन के द्वारा ही इस पर होल्डिंग प्रेशर मेंटेन किया जाता है या स्क्रू को वियर यानी कि डैमेज से बचाया जाता है। क्वेश्चन बहुत सारे काम करता है, हम डिस्कस करेंगे। कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी जीरो क्वेश्चन के साथ स्क्रू को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है वरना स्क्रू डैमेज हो जाएगा या पॉसिबिलिटी बनी रहेगी डैमेज होने की। और 2 से लेकर 10 mm तक का नॉर्मली क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन क्या करता है, स्क्रू को डैमेज होने से बचाता है, होल्डिंग प्रेशर मेंटेन रखता है और होल्डिंग प्रेशर तो आपको पता ही है किस लिए मेंटेन किया जाता है, जिससे कि श्रिंकेज ना हो सके। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं होगा तो क्या होगा, स्क्रू डैमेज हो सकता है, होल्डिंग प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, शॉर्ट आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी और श्रिंकेज भी, और क्या होगा, श्रिंकेज कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अब हम आ जाते हैं शॉर्ट कैपेसिटी पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, किन के द्वारा शॉर्ट कैपेसिटी को डिटरमाइन किया जाता है। तो यह स्क्रू डायमीटर, मैक्सिमम इंजेक्शन स्ट्रोक और प्लास्टिक डेंसिटी सब कुछ शॉर्ट कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं। तो हम जान लेते हैं कि शॉर्ट कैपेसिटी को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं शॉर्ट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये शॉर्ट कैपेसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या है शॉर्ट कैपेसिटी का फॉर्मूला, Q = पाई इंटू d²/4 मल्टीप्लाई बाई C इंटू N। ये है क्या, ये आप सोच रहे है क्या। तो Q क्या है, सबसे पहले Q पे आ जाते हैं। Q क्या है, शॉर्ट वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम जो कि हमको पता करना है। इसकी यूनिट क्या रहती है, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि cc, या फिर ग्राम में भी दे सकते हैं हम, बाद में जाके इसको यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो शॉर्ट वेट में जाके ग्राम में दे सकते हैं, cc। अब आ जाते हैं D क्या है, तो D है स्क्रू डायमीटर। D है क्या है, स्क्रू डायमीटर सेंटीमीटर में। अब पाई क्या है, पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, आप सबने पढ़ा होगा। C क्या है, C है मैक्सिमम स्क्रू स्ट्रोक, मतलब कि लेंथ, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्क्रू पीछे जा सकता है, तो जो जगह हुई स्क्रू के पीछे जाने से वही C है, लेंथ है। इसको L भी बोल सकते हैं, यहाँ हमने C से डिनोट किया है, कोई इशू नहीं है। ईटा क्या है, ईटा देखिए, ईटा मशीन की एफिशिएंसी है। कोई भी मशीन 100% एफिशिएंसी पर काम नहीं करती है। मान लीजिए जब इंजेक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, हो सकता है जो आपकी चेक रिंग है वहाँ से कोई लीकेज हो जाए, या मटेरियल कंप्रेस होगा, या मशीन में कोई लीकेज हो जाए, तो 100% की जगह मशीन की एफिशिएंसी तो 90% बची। मान लीजिए अगर 10% एफिशिएंसी कम हो गई, तो इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी फैक्टर। क्योंकि थ्योरेटिकली अगर मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी या वॉल्यूम हम लोग पता करेंगे तो उसमें इसको 100% शो कर सकते हैं।
लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो उसमें कुछ लॉसेज होंगे मटेरियल के, तो उसको कंसीडर करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट कैपेसिटी वैसे नहीं निकलेगी। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कैसे करते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था शॉर्ट कैपेसिटी का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया इंटू सी। अब मान लीजिए स्क्रू पीछे आ चुका है बैकवर्ड, मैक्सिमम जितना आ सकता था, तो मैक्सिमम मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया है, ये डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल की सी, तो यहाँ पर आकर मोल्टेन पॉलीमर भर गया कि नहीं। अब आपके दिमाग में होगा जब हमने ये डी कंसीडर किया था, डी, तो ये डी है क्या, तो डी स्क्रू का आउटर डाया है, आउटर डाया। ठीक है, तो आउटर डाया है, तो ये आउटर डाया लगभग जो बैरल का इनसाइड डायमीटर होता है उसके ही बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर स्क्रू का डायमीटर इसलिए कंसीडर किया गया है, मशीन के स्पेसिफिकेशन में आसानी रहती है, तो सारी मशीन को स्क्रू डायमीटर के बेस पे ही स्पेसिफाई किया जाता है। तो जब ये पीछे आया तो सी डिस्टेंस ट्रेवल करके आया और इसका डायमीटर है डी। तो ये शेप कौन सा है, ये है सिलेंड्रिकल शेप, और सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4। डी क्या है, डायमीटर। ठीक है, अब एरिया हमको पता चल गया, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो सिलेंडर का एरिया कितना था, इतना, ये सिलेंडर है, इसका एरिया इतना था, और लेंथ कितनी है, सी, तो वॉल्यूम कितना हो गया, ए इंटू सी। तो ये तो वॉल्यूम निकल गया है, मैक्सिमम स्ट्रोक इंटू एरिया। ठीक है, अब वॉल्यूम निकल के आ गया। अब शॉर्ट वॉल्यूम कितना होगा, भाई ये तो पूरा वॉल्यूम निकल के आया। अब उसमें कुछ लॉसेज होंगे, जैसे कि मैंने बताया था, चेकरिंग अगर लीक हुई तो, या फिर स्क्रू से कहीं और लीकेज है तो मटेरियल का वेस्ट होगा ना, तो वो हम लीकेज या लॉसेज कंसीडर करेंगे ईटा। तो जितना भी लॉस हो, नॉर्मली 1% या 0.5% या 1.5% तक का लॉस हो सकता है, तो यहाँ कंसीडर कर लेंगे, तो ईटा। तो अब ये तो अपना आ गया शॉर्ट वॉल्यूम। अब शॉर्ट वेट क्या होगा, शॉर्ट वेट होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, शुद्ध हिंदी में यही है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो शॉर्ट वेट कितना होगा, जो वॉल्यूम है मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। तो यहाँ से हमें शॉर्ट वेट पता चलेगा। हम आगे सारे अब ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको भी बताएंगे कैपेसिटी कैसे निकालनी है। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए नॉर्मली लोग आपको ये फॉर्मूला बताते होंगे, वॉल्यूम इक्वल टू पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू स्ट्रोक। इसमें मशीन की एफिशिएंसी कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि मशीन की एफिशिएंसी कंसीडर करनी चाहिए। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल मल्टीप्लाई बाई ईटा और आएगा, उसके बाद ही यही सही फॉर्मूला होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एफिशिएंसी कंसीडर करनी है। चलिए अब हम आ जाते हैं, ये क्या है भाई, ये चार्ट आपको क्या दिखा रहा है, ये चार्ट आपको शो कर रहा है, देखिए जब कोई भी मटेरियल प्रोसेस किया जाता है तो वॉल्यूम तो उसका सेम रहेगा, लेकिन जो बनने वाला प्रोडक्ट है अगर अलग अलग मटेरियल हुआ तो उसका वेट अलग अलग हो सकता है। क्यों भाई, अलग अलग जब मटेरियल होगा तो क्या उसकी डेंसिटी अलग अलग होगी या नहीं होगी ना, डेंसिटी अलग अलग। तो देखिए वॉल्यूम तो सेम हो सकता है, लेकिन जो उसमें मटेरियल भरा हुआ है उसकी डेंसिटी तो अलग हो सकती है। तो सेम वॉल्यूम में अगर आपने पीपी प्रोसेस किया है सेम वॉल्यूम में, तो उसका वेट आएगा, वो जितना भी वेट आएगा, अगर उसी वॉल्यूम में पॉलीकार्बोनेट प्रोसेस करोगे तो अगर दोनों का वॉल्यूम सेम रखा है पीपी और पॉलीकार्बोनेट का, तो पीपी का वेट कम होगा और पॉलीकार्बोनेट से बनने वाले प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि पीपी की डेंसिटी कम है और पॉलीकार्बोनेट की डेंसिटी ज़्यादा है, 0.90 और 1.20। तो सेम वॉल्यूम में अलग अलग मटेरियल अगर प्रोसेस किए जाएंगे तो बने हुए प्रोडक्ट का वेट अलग अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए शॉर्ट वेट में जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। तो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए जो थियोरेटिकल शॉर्ट वॉल्यूम कितना है, 300 सेंटीमीटर क्यूब है। अब मान लीजिए उसमें पीपी मटेरियल हमने प्रोसेस किया है, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब है, मल्टीप्लाई बाई 0.9 करेंगे तो कितना आएगा, 270 ग्राम। उससे बनने वाले प्रोडक्ट का वेट कितना आएगा, 270 ग्राम, ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर पॉलीकार्बोनेट हम प्रोसेस करेंगे, इसकी डेंसिटी कितनी है, 1.20, तो इसका मास कितना आएगा, 360। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखिए 0.90 है तो 270, 0.95 है तो 285,
1.05 है तो 315, डेंसिटी अलग अलग तो मास अलग अलग। देखिए पीपी, पीएस, पीसी का डेंसिटी के अकॉर्डिंग मास अलग अलग है। देखिए टोटल थ्योरेटिकल शॉर्ट वॉल्यूम कितना था 300, तो 300 मल्टीप्लाई 90 कितना आया 270, 300 मल्टीप्लाई बाई 1.05, 1.05 कौन है पीएस कितना आया 315। अब पीसी का कितना है 300 मल्टीप्लाई बाई पीसी की डेंसिटी कितनी है 1.20, तो कितना है 360। तो सेम वॉल्यूम के लिए अलग अलग मास हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शॉर्ट कैपेसिटी 300 ग्राम है, इसका मतलब ये नहीं है प्रोडक्ट का वेट सेम होगा, अलग अलग मटेरियल हैं तो उसके हिसाब से शॉर्ट कैपेसिटी अलग अलग होगी मटेरियल के अनुसार। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब भी मैन्युफैक्चरर शॉर्ट कैपेसिटी देते हैं तो ये क्यों लिखते हैं। देखिए ये क्या है 315 ग्राम ऑफ पीएस। पीएस क्या है यहाँ पर पीएस। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी देता है तो ऐसे क्यों लिखता है शॉर्ट कैपेसिटी इक्वल टू 315, यहाँ तक तो ठीक है, ग्राम ठीक है। ये पीएस लिखा है, पीएस का मतलब क्या है, मतलब कि पीएस का मतलब होता है पॉलीस्टाइरीन इक्विवेलेंट। तो पीएस का मतलब समझ में आया पॉलीस्टाइरीन। तो अब वो पॉलीस्टाइरीन इक्विवेलेंट में देता क्यों है, चलिए हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ना हर चीज़ भाई। जब भी कोई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वाला बताता है कि भाई इसकी शॉर्ट कैपेसिटी 300 ग्राम पीएस है या 500 ग्राम पीएस है, एक्चुअल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो भी है, तो मैंने आपको बताया तो पीएस पॉलीस्टाइरीन इक्विवेलेंट क्यों देते हैं, इसके कई सारे रीजन होते हैं। नंबर एक तो सबसे पहले हम डेंसिटी पर ही आ जाते हैं। देखिए पॉलीस्टाइरीन का डेंसिटी कितना है 1.05, तो इसकी डेंसिटी और जो भी अदर पॉलीमर होते हैं जैसे कि पीपी, पीई, एबीएस, पीसी, इनकी डेंसिटी के नियर बाई होती है, मतलब लगभग कांस्टेंट जैसी हम इसको मान सकते हैं। देखिए डेंसिटी कितना है 1.05 पीएस का, पी का कितना है 0.95 मतलब कि 1 के करीब है। पीएस का कितना है पीपी का कितना है 0.90, ये भी 1 के करीब है। एबीएस का कितना है 1.04, ये भी 1 के करीब है। पीसी का कितना है 1.20, ये भी 1.05 के करीब है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा तो हमने पीपी को रेफरेंस क्यों नहीं लिया, तो पीपी को रेफरेंस इसलिए नहीं लिया, अगर पीपी को रेफरेंस लेंगे तो यहाँ पर देखने जाएंगे तो डेंसिटी में डिफरेंस बहुत आ जाएगा, इसीलिए हमने मीडिएटर डेंसिटी चुनी है जो कि लगभग कांस्टेंट है मीडिएटर। तो इसकी डेंसिटी में कम डिफरेंस है, यहाँ भी कम डिफरेंस है, इसलिए पीएस की डेंसिटी रेफरेंस पॉइंट में ली गई है। तो क्या है इसकी डेंसिटी रेफरेंस पॉइंट में क्यों ली गई है, लगभग कांस्टेंट है, मतलब नियर बाई है जितने भी पॉलीमर हैं उनके, और ईजिली फ्लोएबल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती है, मतलब आसानी से फ्लो हो सकती है, इसलिए स्टैंडर्ड इसको माना गया है। तीसरा रीजन क्या है भाई, अगर आप सोचिए अगर आप कोई एक रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे, मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं और मैं बोलता हूँ ए के मार्क्स बी से कितने ज़्यादा हैं, बी के मार्क्स सी से कितने ज़्यादा हैं, सी के मार्क्स डी से कितने ज़्यादा हैं, या फिर डी के मार्क्स एच से कितने ज़्यादा हैं, तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा, हर एक को अलग अलग कंपेयर करना पड़ेगा। और यही मैं बोल देता हूँ ई के मार्क्स ए बी सी डी से कितने ज़्यादा हैं या फिर एफ जी एच से कितने कम हैं, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट मानकर। जब भी आपकी रिपोर्ट या टेस्ट होता है तब भी आप कुछ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, उसी से तो मेजर करते हैं भाई इतना नहीं इतना ज़्यादा है या इतना कम है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट माना गया है जिससे कि आसानी हो सके मटेरियल के सिलेक्शन में, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसलिए इसको रेफरेंस पॉइंट माना गया जिससे कि आसानी से हम कंपेयर कर सकें। अब जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में मैंने आपको बताया था कि सिलेंड्रिकली स्पेस बनता है जब स्ट्रोक पीछे जाता है, लेकिन मैं बोलता हूँ वह कौन भी तो होता है, तो कोन का वॉल्यूम क्यों नहीं कंसीडर किया जाता है, कोन होता है ना इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। जब स्क्रू पीछे जाता है तो नोजल तो कॉनिकल होता है या स्क्रू का टिप कॉनिकल होती है, तो कोन का वॉल्यूम कंसीडर क्यों नहीं किया जाता है। तो भाई कोन का वॉल्यूम कंसीडर इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि उसका वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के रेफरेंस में बहुत ही कम होता है, इसलिए कोन का वॉल्यूम कंसीडर नहीं किया जाता है। तो अब आप सोचेंगे कि भाई इससे तो शॉर्ट वेट में डिफरेंस आ सकता है। देखिए जब भी किसी मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी जितनी होती है तो ऑपरेशन के समय उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो लगभग कैपेसिटी का 30 से लेकर 80% शॉर्ट वेट का बनता है। मतलब कि हम 20 से 30 या 40% तक का मार्जिन रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट जब भी बनेगा तो कैपेसिटी का 30 से लेकर
70% या 80% तक का ही शॉर्ट उसमें कैपेसिटी का यूज़ किया जाएगा। मतलब कि कैपेसिटी का 30 से लेकर 80% ही शॉर्ट में यूज़ किया जाएगा। वो मार्जिन क्यों रखते हैं? वो मार्जिन इसीलिए रखते हैं क्योंकि हम उसमें कॉनिकल वॉल्यूम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो वो मार्जिन कॉनिकल वॉल्यूम में कंसीडर किया जाएगा। दूसरा, उसमें कुशन भी है तो वो मार्जिन कुशन में भी कंसीडर किया जाएगा। तीसरा, कोई लीकेज होता है तो वो मार्जिन लीकेज में भी कंसीडर किया जाएगा। तो इन्हीं 3-4 फैक्टर को कंसीडर करके मार्जिन लिया जाता है जिससे कि प्रोडक्ट प्रॉपर क्वालिटी का बन सके। अब दूसरा क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई हम बैरल का इनसाइड डायमीटर कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि फॉर्मूले में तो इनसाइड डायमीटर का वॉल्यूम ही डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो उसका भी यही आंसर है, जो स्क्रू की आउटर डायमीटर होती है और बैरल की इनर डायमीटर होती है उसमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है, लगभग 0.02 mm या उससे भी कम डिफरेंस हो सकता है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। इसलिए इतने कम डिफरेंस की वजह से उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर स्क्रू डिज़ाइन के अनुरूप ही इंजेक्शन मोल्डिंग का स्पेसिफिकेशन करते हैं। और रीजन मैंने आपको बताया, वॉल्यूम कंपैरेटिवली बहुत कम है क्योंकि जो गैप है वो बहुत छोटा होता है। और इसको हम कहाँ कंसीडर करते हैं? परसेंटेज कैपेसिटी में। जैसे कि मैंने बताया, शॉर्ट कैपेसिटी जो टोटल कैपेसिटी होती है, शॉर्ट में कितना वॉल्यूम यूज़ करते हैं टोटल कैपेसिटी का? 30 से लेकर 80%। ओके, ये देखिए गैप होता है 0.05 से 0.20 mm बैरल का इनसाइड डायमीटर और स्क्रू का आउटसाइड डायमीटर के बीच में कितना गैप होता है? 0.05 से 0.20 mm, इतना गैप हो सकता है। तो बहुत कम गैप है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे कि जो बैरल का इनसाइड डायमीटर के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होता है क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि बहुत कम मार्जिन होता है। ये देखिए गैप कितना होता है? 0.05 से 0.2 mm, किस में? बैरल के इनसाइड डायमीटर और स्क्रू की आउटसाइड डायमीटर में। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए बैरल बोर कितना दिया गया है? 50.2 mm और स्क्रू आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ है? 50 mm। अब स्ट्रोक की लेंथ कितनी है? 150 mm। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले स्क्रू के द्वारा शिफ्ट किया गया वॉल्यूम। तो स्क्रू की डायमीटर कितनी? 50 का स्क्वायर इंटू π/4 मल्टीप्लाई बाई 150। तो टोटल आंसर कितना आया? 294 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम आ जाते हैं बैरल पर। बैरल की इनर डायमीटर कितनी? 50.2 इंटू पाई 50.2 का स्क्वायर इंटू 150/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है? 297 सेंटीमीटर क्यूब। तो डिफरेंस देखिए, तो यहाँ पर कितना है? 294 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पर कितना आया? 297। मतलब कि स्क्रू के अकॉर्डिंग आया 294, बैरल के अकॉर्डिंग आया 297। तो डिफरेंस आया लगभग 1%, जो कि नेग्लिजिबल है। इसलिए स्टैंडर्ड स्क्रू के डायमीटर के अकॉर्डिंग ही मशीन की कैपेसिटी डिसाइड की जाती है। अब ये पैरामीटर हैं जो कि कैपेसिटी पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि स्क्रू ज्योमेट्री या मैक्सिमम स्ट्रोक या फ्रंट एंड वॉल्यूम, चेकरिंग डिसीजन और क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स। और इन्हीं के द्वारा ही डिज़ाइनर स्क्रू इंजेक्शन मोल्डिंग डिज़ाइन करते समय कैपेसिटी का निर्धारण भी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कैपेसिटी का 30 से लेकर 80% तक का शॉर्ट ही यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? इसलिए क्योंकि जो भी कुशन है या लीकेज है या कंप्रेशन है, वो सब जितना भी लॉस हो रहा है मशीन की एफिशिएंसी, उसको कंसीडर करने के लिए तो यहाँ पर कंपनसेट किया जाता है, जिससे कि प्रॉपर शॉर्ट का हमको प्रोडक्ट मिल सके। अब शॉर्ट कम है या ज़्यादा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले अगर स्मॉल शॉर्ट है तो क्या होगा? मान लीजिए आपने लार्ज मशीन ले रखी है हाई कैपेसिटी की और शॉर्ट बहुत कम है। पर ले लेते हैं, मान लीजिए जो मशीन की कैपेसिटी है वो कितनी है? 500 ग्राम और आप शॉर्ट ले रहे हैं 40 ग्राम का। तो ये कितने परसेंट हुआ? सिर्फ 8% हुआ। तो 8% हुआ मतलब कि मटेरियल, स्क्रू तो बहुत बड़ा है, उसमें पूरे में मटेरियल भर कर रहेगा अंदर। स्क्रू तो बहुत बड़ा है, मटेरियल पूरा अंदर भरा हुआ है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ से। अब आप वॉल्यूम इतना यूज़ कर रहे हो
तो मान लीजिए स्क्रू अगर इतना बड़ा है और स्ट्रोक यहाँ पे है तो वॉल्यूम कम है ना, तो स्ट्रोक आगे बढ़ा और पीछे फिर चला जाएगा। लेकिन स्क्रू बड़ा है तो इतना मटेरियल तो अंदर भरा ही हुआ रहेगा लगातार। तो अगर इतना लगातार भरा हुआ रहेगा तो क्या होगा, मटेरियल डिग्रेड हो सकता है, बर्न हो सकता है, क्योंकि रेसिडेंस टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्रू तो बड़ा है, कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, तो आपने शॉर्ट बहुत कम कर रखा है, सिर्फ 8%, तो बहुत ही कम मटेरियल मोल्ड के अंदर जाएगा, रिमेनिंग मटेरियल स्क्रू में ही रहेगा, लगातार हीट होता रहेगा और रेसिडेंस टाइम बढ़ जाएगा। 1 मार्क्स आ सकते हैं, कलर चेंज हो सकता है, ब्लैक स्पॉट आ सकते हैं और मटेरियल जल भी सकता है। अब यहीं अगर आप शॉर्ट कैपेसिटी 100 ग्राम कर दे, मशीन की कैपेसिटी अगर 100 ग्राम है और आपने शॉर्ट 98 ग्राम का ले लिया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, अगर आपने बहुत ज़्यादा शॉर्ट ले लिया है तो क्या होगा, स्क्रू मैक्सिमम डिस्टेंस पे आगे आएगा और मैक्सिमम डिस्टेंस पर आएगा पूरा शॉट लेने के लिए, तो बॉटम आउट हो सकता है। बॉटम आउट का मतलब कुशन मेंटेन नहीं रहेगा, और कुशन मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या होगा, शॉर्ट आ सकता है, या फिर प्रॉपर होल्डिंग प्रेशर नहीं मिलेगा तो श्रिंकेज कंपनसेट नहीं होगा, इनकम्प्लीट फिलिंग हो जाएगी, शॉर्ट आ सकता है और प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं बनेगा, क्योंकि इनसफिशिएंट कुशन भी आ सकता है। तो ये इफ़ेक्ट है, अगर शॉर्ट साइज़ बहुत कम है या ज़्यादा है तो ये इफ़ेक्ट आ सकता है। इसलिए शॉर्ट साइज़ 30 से लेकर 80% के बीच में चूज़ किया जाता है। अगर हमने प्रॉपर शॉर्ट कैपेसिटी 30 से लेकर 80% यूज़ किए तो क्या होगा, कंप्लीट मोल्ड फिलिंग होगी, शॉर्ट नहीं आएगा, पॉलीमर डिग्रेड होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, श्रिंक प्रॉपर होल्डिंग प्रेशर भी मिलेगा, श्रिंकेज को भी कंपनसेट किया जाएगा, कुल मिलाकर बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर हमने कैपेसिटी इनकरेक्ट कैपेसिटी का मशीन यूज़ किया तो क्या होगा, फ्लैश आ सकता है, शॉर्ट हो सकता है, मटेरियल डिग्रेड हो सकता है, प्रॉपर फिलिंग भी नहीं हो सकेगी और बॉटम आउट भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको शॉर्ट साइज़ और शॉर्ट कैपेसिटी पता हो तो आप शॉर्ट यूटिलाइजेशन मतलब परसेंटेज ऑफ शॉर्ट निकाल सकते हैं, कितना रखना चाहिए। मान लीजिए अगर शॉर्ट साइज़ 120 है और कैपेसिटी 200 है तो सीधा फार्मूला होता है शॉर्ट साइज़ डिवाइडेड बाई शॉर्ट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 120 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई 100 कितना है, 60%, मतलब ओके है, क्योंकि हमको कितना रखना है, ये परसेंटेज 30 से लेकर 80 या 70 के बीच में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 60% है मतलब कि बढ़िया है। दूसरा ये एग्जाम्पल क्या बताता है, मशीन का सिलेक्शन, मशीन कैपेसिटी सिलेक्शन। ये कैसे हमको पता चलेगा, मान लीजिए जो हमारा प्रोडक्ट बनना है उसका टोटल वेट 150 ग्राम है, तो 150 ग्राम है तो कितने कैपेसिटी का मशीन होना चाहिए, तो हमने पहले ही बताया था मशीन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम हम जो प्रोडक्ट का शॉर्ट कैपेसिटी या शॉर्ट कितना रखना चाहिए, 80%। तो ये प्रोडक्ट का वेट कितना है, 150, तो डिवाइड कर देंगे हम इसको 0.08 से फार्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है, 80% यूटिलाइज़ करना है शॉर्ट कैपेसिटी का। तो जब 80% यूटिलाइज़ करेंगे उसके द्वारा बना हुआ प्रोडक्ट ही 150 ग्राम होना चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे 0.8 का, तो जो आंसर आएगा 188 ग्राम, मतलब कि आई शॉर्ट कैपेसिटी, तो मतलब कि 200 ग्राम मशीन हम यूज़ कर सकते, 200 ग्राम मशीन कैपेसिटी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रतीकात्मक ग्राम या केजी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। मशीन का शॉर्ट कैपेसिटी डिपेंड करेगा जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है उसके वेट पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, प्रोडक्ट वेट कितना है, 120 ग्राम, रनर वेट 20 ग्राम, कुशन 10 ग्राम, सब कुछ कंसीडर किया तो 150 ग्राम आया। और 150 ग्राम आया तो मान लीजिए जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है 150 ग्राम कितनी एफिशिएंसी पे, 80% एफिशिएंसी पे आ रहा है, तो कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो जो प्रोडक्ट का टोटल वेट है डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, जो पहले फार्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 188 ग्राम, तो हम मैक्सिमम लेंगे तो 200 ग्राम का ले सकते हैं सेफ साइड में, ठीक है। तो हमें कितना मशीन की कैपेसिटी सिलेक्ट करनी है, 200 ग्राम। ये एग्जाम्पल आपको आइडियल वेट बताता है। मान लीजिए किसी फुल कैपेसिटी 300 ग्राम है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मिनिमम और मैक्सिमम शॉर्ट कितना बनेगा, तो मिनिमम बनेगा 300 मल्टीप्लाई बाई 0.3, मतलब कि 30%, जैसा कि मैंने आपको बोला था, तो 30 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.3 आएगा, तो कितना आएगा, 90 ग्राम का शॉर्ट ले सकते हैं। और मैक्सिमम कितना है, 300 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 0.8 मतलब 80%, 80 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.8 आएगा, तो मैक्सिमम शॉर्ट कितना ले सकते हैं, 240 ग्राम।
मतलब कि 300 ग्राम कैपेसिटी शॉर्ट कैपेसिटी की मशीन से मिनिमम 90 ग्राम का प्रोडक्ट और मैक्सिमम 240 ग्राम का प्रोडक्ट ईजिली प्रॉपर क्वालिटी के साथ बनाया जा सकता है। ये एक चार्ट है जो कि बस आपको यही दिखा रहा है कि अगर आपने 20% से नीचे शॉर्ट लिया है तो पुअर प्रोडक्ट बनेगा, और 20 से थोड़ा सा ऊपर लिया है ठीक बनेगा, लेकिन क्वालिटी डैमेज हो सकती है। 30 से 80% बढ़िया गुड, एबव 80 से 90 के बीच में रिस्क है, और 95% तो बहुत सारी जैसे कि पुअर शॉर्ट फ्लश आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो इस क्लास में हमने शॉप मशीन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी के बारे में सब कुछ डिस्कस किया कि शॉर्ट कैपेसिटी क्या होती है, इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका रियल इफ़ेक्ट क्या होता है प्रोडक्ट पर, या शॉर्ट कैपेसिटी को किन किन चीज़ों से प्रभाव पड़ता है, स्क्रू की डायमीटर या स्ट्रोक से क्या प्रभाव पड़ता है, शॉर्ट कैपेसिटी कम या ज़्यादा होने से प्रोडक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर शॉर्ट कैपेसिटी देते समय हम पॉलीस्टाइरीन को कंसीडर करते हैं, या फिर स्क्रू की डायमीटर की अपेक्षा बैरल के इनसाइड डायमीटर क्यों नहीं कंसीडर करते हैं। सब कुछ हमने आपको यहाँ पर इस क्लास में समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आकर पूछ सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि जानना चाहते थे शॉर्ट कैपेसिटी क्या होती है। वहाँ यहाँ पर मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की है, मशीन एफिशिएंसी से लेकर हर चीज़ हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट कैपेसिटी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।